दृष्टि आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश में मानसून पूर्व वर्षा क्यों होती है, भारत में मानसून पूर्व वर्षा का कारण क्या है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। मानसून पूर्व वर्षा का अर्थ क्या है? यानी मानसून से पहले होने वाली वर्षा को ही हम मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं, जिसको आप लोगों ने सामान्य रूप से जगह जगह लिखा हुआ आपको मिलेगा कि प्री मानसून। तो आइए हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्री मानसून भारत में क्यों आता है और उत्तर प्रदेश पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम प्री मानसून की बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, ये कुछ अक्षांशीय विस्तार हमने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, जिसमें 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा गुजर रही है, 8 डिग्री की अक्षांश रेखा कन्याकुमारी से गुजर रही है, लगभग दक्षिणी मध्य भाग से भारत के 16 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजर रही है और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा को भारत के लगभग 20 से गुजरती ही है। दरअसल 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य दक्षिणायन रहता है, तो भारत में उस समय शीतकाल की दशाएं होती हैं। लेकिन 21 मार्च के बाद और अगले 23 सितंबर तक, यानी 21 मार्च से 23 सितंबर तक अब सूर्य उत्तरायण होगा। भारत में अब शीतकाल की दशाएं नहीं होंगी और धीरे धीरे ग्रीष्मकाल का आगमन होता है। प्री मानसून की मैं बात करूं तो 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होगा तो आपको यहाँ पर 2-3 बातों का ध्यान रखना है। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो उत्तरायण होते हुए सूर्य के साथ वायुदाब पेटियां भी उत्तर की ओर स्थानांतरित होंगी, ITCZ भी उत्तर की ओर स्थानांतरित होगा और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवा को, व्यापारिक पवन को विषुवत रेखा को पार करके विषुवत रेखा के उत्तर में जाना पड़ेगा। इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर हैं। 21 मार्च के बाद जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा तो वायुदाब पेटियां भी उत्तर की ओर स्थानांतरित होंगी, ITCZ भी उत्तर की ओर स्थानांतरित होगा और इन दोनों के स्थानांतरित होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन को अब मजबूरी में विषुवत रेखा को पार करके विषुवत रेखा के उत्तर में जाना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, जब व्यापारिक पवन को हम दक्षिण में देखेंगे तो उसकी दिशा ये रहेगी, लेकिन जैसे ही ये विषुवत रेखा को पार करेगी तो फेरल के नियम का पालन करेंगी कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो इनकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। ये मार्च महीने से शुरुआत हो जाती है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्च महीने में सूर्य विषुवत रेखा पर है, अप्रैल में 8 डिग्री पर, मई जून। जब सूर्य मार्च महीने में विषुवत रेखा पर होता है तो उस समय दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वो गर्म होने लगता है। गर्म होगा तो यहाँ पर निम्न वायुदाब बनेगा, निम्न वायुदाब बनेगा तो यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, तो इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए सागर से यानी हिंद महासागर से ठंडी हवाओं का आगमन होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा को हवाओं को पार करना होगा और पार करके वो हवाएं दाहिने मुड़ेंगी, केरल में वर्षा करेंगी, कर्नाटक में वर्षा करेंगी। महीना कौन सा होगा? 21 मार्च के बाद मोस्ट पॉसिबल वह अप्रैल का पहला और दूसरा सप्ताह हो सकता है। तो केरल में वर्षा हुई, कर्नाटक में वर्षा हुई, जिसको कॉफी सावर, मैंगो सावर, चेरी ब्लॉसम कहा जाएगा। जब सूर्य 8 डिग्री अक्षांश पर आया तो उस समय यह ध्यान रखिएगा कि जहां पर सूर्य लंबवत चमक रहा है
उसके उत्तर वाला भाग भी गर्म होगा, तो लगभग 16 डिग्री अक्षांश तक के जो क्षेत्र हैं वो गर्म होना शुरू होंगे। अब ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन को अब एक लंबी दूरी तय करके 16 डिग्री अक्षांश या उसके आसपास तक पहुंचना पड़ेगा, चूंकि उत्तर वाला भाग और अधिक गर्म हो चुका है। तो अप्रैल में सूरज 8 डिग्री अक्षांश पर है, मई आते आते सूर्य लगभग 16 डिग्री अक्षांश पर पहुंच गया। जब सूर्य लगभग 16 डिग्री अक्षांश पर पहुंचा, महीना होगा मई का या अप्रैल का अंतिम सप्ताह हो सकता है, तो ऐसे में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन को विषुवत रेखा को पार करके एक लंबी दूरी तय करते हुए 16 डिग्री अक्षांश तक जाना होगा। दाहिने मुड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम रहती है, लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा को दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन पार करेगी तो इसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सूर्य मई में यहाँ चमक रहा है 16 डिग्री अक्षांश पर। अब प्रश्न ये है कि क्या मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार ये गर्म होंगे कि नहीं होंगे? तो गर्म तो होंगे, ठीक ठाक मात्रा में गर्म होंगे। तो यहाँ से हवाएं अब गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर बनेगा निम्न वायुदाब कर्क रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों में। महीना होगा मई का या अप्रैल का अंतिम सप्ताह, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब बनेगा। उस निम्न वायुदाब को भरने के लिए सागर की तरफ से हवाएं आएंगी। इन आसपास के भूभाग में उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की आपसी टक्कर होगी। चक्रवाती दशाएं बनेंगी स्थानीय रूप से, और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन है वो अपने साथ चूंकि सागर से होते हुए नमी लेकर आ रही है, तो यहाँ पर आएगी तो वो वर्षा करेगी। प्रदेश कौन सा होगा? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर आपको ये वर्षा होती हुई दिखेगी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई में। ये भी प्री मानसून है, इसको यहाँ पर कहा जाता है काल बैसाखी। अब प्रश्न ये है कि इसका असर उत्तर प्रदेश पर क्या पड़ेगा? पड़ोसी राज्य है तो इसका असर उत्तर प्रदेश पर तो पड़ना ही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इस पूर्वी भाग में जब आप देखेंगे तो ये जो काल बैसाखी वाली हवाएं हैं ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में प्रवेश करेंगी, और इस पूर्वी भाग में खास तौर से इस गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया या उसके और कुछ पश्चिमी जिलों में इनके द्वारा वर्षा होगी। खास तौर से मैं एक चीज़ कहूँगा कि लगभग कुछ इस भाग में यहाँ पर कहीं प्रयागराज की स्थिति बनती है, तो प्रयागराज और आसपास के जिलों में अगर मई महीने में प्री मानसून के कुछ छींटे पड़ जाते हैं तो वो इस बात का संकेत होगा कि आने वाला जो मानसून है, जो कि जून जुलाई में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवेश करेगा, उससे होने वाली वर्षा ठीक ठाक मात्रा में होगी। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में जो ये प्री मानसून के छींटे पड़े तो क्या ये काल बैसाखी वाली ही पवनें थी या कुछ और भी बात है? तो कई बार काल बैसाखी की पवनें भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर उसके पूर्वी भाग में वर्षा प्रदान करती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के इस भाग में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, और तापमान जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा तो यहाँ पर बनेगा निम्न वायुदाब, और उस निम्न वायुदाब को भरने के लिए सागर से ठंडी हवाओं का आगमन होगा। ध्यान रखिएगा, महीना अप्रैल और मई का है तो ITCZ भी अब भूमध्य रेखा के उत्तर में है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा को पार करके उत्तर में जा चुकी है, दक्षिण पश्चिम दिशा में उसका प्रवाह हो रहा है। अपने साथ हिंद महासागर से आने के कारण वह नमी लेकर आई होगी, तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के बीच यहाँ पर जब टक्कर होगी तो कुछ समय के लिए आंशिक चक्रवाती दशाएं बन जाती हैं, जिससे
आसपास के भूभाग में आपको छिटपुट बारिश कम समय के लिए देखने को मिल सकती है। इसी को कहा जाता है प्री मानसून, और ये प्री मानसून का जो ज़्यादातर प्रभाव होगा वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्यवर्ती भाग तक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमने आपसे तापमान की बात किया, तो तापमान उत्तर प्रदेश में यहाँ पर क्यों ज़्यादा बढ़ा होगा तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है ना, दक्षिण वाला भाग, तो यहाँ पर तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो निम्न वायुदाब का विकास होगा, और उत्तर प्रदेश में पूर्वी और मध्यवर्ती भाग में प्री मानसून की छींटें आपको अप्रैल और मई के महीने में देखने को मिल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि अगर अप्रैल और मई महीने में उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पूर्वी भाग में अगर मानसून पूर्व वर्षा, प्री मानसून के छींटे आपको कम या अधिक मात्रा में मिल रहे हैं देखने को, तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद जो मानसूनी वर्षा होगी वह ठीक-ठाक मात्रा में होगी और उत्तर प्रदेश अच्छी खासी मात्रा में मानसूनी वर्षा प्राप्त करेगा। प्री मानसून की एक और बात आपको जानना ज़रूरी है। प्री मानसून के जो छींटे होंगे वो तेज हवा के साथ आंधी चलती हुई आपको मिल सकती है। कम समय में तेज हवा के साथ तूफानी बारिश, ये इसकी विशेषता होती है, और कुछ ही समय के बाद मौसम हो सकता है साफ सुथरा भी हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल और मई महीने में उत्तर प्रदेश में मानसून पूर्व वर्षा आपको दिखाई पड़ती है, जो आने वाले समय में सुखद मानसूनी वर्षा का संकेत देती है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।